हेलो गाइस, और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो बेसिकली ग्रेविटी क्या होता है? तो सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी क्या है? लेट सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m1। यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा है जिसका मास है m2। तो याद रखिएगा, कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास है, क्या है? खुद का अपना मास है, वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये m2 इसको अट्रैक्ट करेगा अपने सेंटर की तरफ, और m1 इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर मास। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। तो उसके लिए फिर से पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये एक बॉक्स है जिसका मास है m1, और यहाँ रखा है दूसरा बॉक्स जिसका मास है m2। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हमारे आइजैक न्यूटन सर थे, उनके मुताबिक क्या था कि ये जो फोर्स एक दूसरे की तरफ ग्रेविटी लगाती है, ग्रेविटी भी एक टाइप की फोर्स ही है, जिससे ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना मास है। तो ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? m1 इंटू m2, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बोल सकते हैं एक तरीके से। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेट सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का लेट सपोज ये डिस्टेंस ले लीजिए आप r। ये r रेडियस वाला r नहीं है, ये बस रिप्रेजेंट करा है इन्होंने r का स्क्वायर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उसका स्क्वायर। ये वही हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर फर्दर आगे इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करने की सोचें, तो हम फोर्स अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते, ये वाला साइन लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को नहीं। तो अब एक चीज़ हमें और सीखनी पड़ेगी कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो और उसकी जगह क्या लगता है? जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और उसकी जगह इक्वल टू लगता है, तो हमें साथ ही साथ एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, एक कांस्टेंट टर्म का। तो अब सेम चीज़ यहीं पे होगी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल था, हमने इसको क्या किया? प्रोपोर्शनल हटा के हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। अब जैसे प्रोपोर्शनल से इक्वल टू लगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, उसका नाम है, उस कांस्टेंट का g। अब g एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। तो g की वैल्यू हमारी क्या होती है? g होता है हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। तो ये होती है हमारे g की। तो अब तक हमने क्या सीखा कि दो ऑब्जेक्ट्स m1 और m2 जिनका मास है, अगर उनको थोड़ा पास पास रखे और उनके बीच का डिस्टेंस r हो, तो कितनी फोर्स लगाएंगे? उनकी फोर्स क्या होगी? इक्वल टू g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है हमारा सर आइजैक न्यूटन के फॉर्मूले का एक छोटा सा स्टेप। फॉर्मूला आगे बनेगा एक। अगर हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो g के हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? g इज इक्वल टू, f को यहीं लिख देते हैं, r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो अब तक हमने ये दोनों फॉर्मूले सीखे। वैसे एक ही सीखा, ये तो दूसरा हमने इसी से बना लिया।
तो ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमको इससे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिए। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का इनवर्स स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, इसके ऊपर कोई भी, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, तो ये एक ऊपर से मेरे ऊपर फोर्स लगाती है, जो कैसी होती है, जो मुझे इसके सेंटर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मुझे अट्रैक्ट करती है। कभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी टेढ़ा मेढ़ी नहीं लगती है, ये गलत है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, नीचे से भी लगेगी तो सेंटर की तरफ ही लगेगी। अब लेट सपोज ये है हमारी अर्थ, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है m। अब अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जो कहाँ पे लगेगी? सीधा इसके सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे लगेगी। तो हमें पता लगाना है ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, ठीक है, क्या है आई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे रखा या तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू जी, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, m इज मास ऑफ अर्थ, और ये छोटा वाला m होता है ऑब्जेक्ट का मास, एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका स्क्वायर। तो इससे हम आसानी से फोर्स पता लगा सकते हैं कि अर्थ के ऊपर अर्थ कितनी लगाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक रखा है जिसका मास है 1 kg। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसके ऊपर पता लगाओ फोर्स कितनी लगेगी, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू जी की तो हमें वैल्यू पता ही है, जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। Assuming that the mass of Earth is 5.96 into 10⁻24, और मास तो हमें अपने ऑब्जेक्ट का पता ही है क्या है, वो है 1, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बोला गया है कि r का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सीमेट जो है वो कैलकुलेट जो करा गया है वो है 6.37 इंटू 10⁻6। अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर लगेगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा है, आप लोग कैलकुलेटर लीजिएगा उससे सॉल्व करिएगा। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, सारी यूनिट्स कटेंगी, तो उसका आंसर कितना आएगा? 9.8 न्यूटन। अब हम बात करते हैं कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इसको आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। आप अपनी छत पे खड़े हो जाइए, और छत से आप, लेट सपोज आप छत पे खड़े हैं, और छत से पहले आप एक नीचे पत्थर फेंकिए, और उसी के साथ साथ एक पत्ता भी फेंकिए, पत्ता लीफ। आप अगर देखेंगे तो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, तो पत्थर बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, और पत्ता क्या पता यहीं पे रह गया हो। पर हमारे गैलीलियो जो जीनियस थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इसको रॉन्ग प्रूफ करा। क्यों रॉन्ग प्रूफ करा? उन्होंने बोला कि अगर आप छत पे खड़े हो जाइए, लेट सपोज आप छत पे खड़े हैं, और आस-पास हमने क्या कर दिया? पूरा वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम का क्या मतलब? हमने इसके आसपास से सारे एयर के मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। और अब आप फिर यहाँ से एक पत्थर फेंकिए और एक पत्ता फेंकिए। अब आप क्या देखेंगे कि जिस टाइम पे पत्थर नीचे आया है, उसी टाइम पे पत्ता भी नीचे आया है। तो गैलीलियो ने ये प्रूव करा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने मोशन के फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इसको छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है? डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द वर्ल्ड। मास पे डिपेंड नहीं करती है।
तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस केस में ऐसा क्यों हुआ था कि पत्थर नीचे आया, तो इसका भी जवाब है मेरे पास, पूरी तैयारी करके आया हूँ मैं भी, क्यों तो है नहीं, तो इसके आसपास एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे 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 बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी नीचे से, इस पे भी लगेगी, दोनों पे लगेगी। ये दो फोर्सेस होंगी, पहली तो होती है विस्कस फोर्स, VISCOUS विस्कस फोर्स, और दूसरी होती है बॉयंसी भी लगती है, BOUYANC बॉयंसी फोर्स भी लगती है। ठीक है, अब ये जो फोर्स होती हैं ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल ये फोर्स दोनों जो होती हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, साइज पे, ऑब्जेक्ट के शेप पे। तो यही रीज़न था कि दोनों पे नीचे से अलग अलग फोर्स लग रही थी। पत्ते पे मान लीजिए ज़्यादा फोर्स लग रही थी और पत्थर पे थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए पत्थर नीचे आ गया। लेकिन गैलीलियो ने वैक्यूम कर दिया तो गैलीलियो ने बताया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में हम जानेंगे क्या है ये, कितनी इसकी वैल्यू है। तो हमने दो चीज़ें पहले निकाल चुकी हैं, दोनों में फोर्स कॉमन है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, m इंटू जी इक्वल टू जी बड़ा एम छोटा एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, देख सकते हैं, m से मैंने m कैंसिल ऑफ कर दिया, तो एक नया फॉर्मूला और बन गया। नया फॉर्मूला क्या बना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी छोटा g इक्वल टू क्या है, बड़ा G m अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसमें ग्रेविटी तो आ गई हमारी, ग्रेविटी कितनी आई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अब हम इसको अगर यूनिट यूनिट को काटेंगे, यहाँ पे आप करिएगा वो आपका होमवर्क है, तो हमारे पास बचेगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वही तो हम आते हैं फ्री फॉल पे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं, क्या होता है। तो हम आते हैं फ्री फॉल पे, बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहते हैं। तो हमने जैसा कि मोशन में पढ़ा है पहले, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और आखिरी फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको ये फॉर्मूले आ जाए तो वेल एंड गुड, इनको याद कर लीजिएगा। अब फ्री फॉल ग्रेविटी के केस में सबसे पहले तो जहाँ जहाँ a लिखा है एक्सीलरेशन उसको g बना दीजिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत सिंपल सी चीज़ होगी। अब जहाँ जहाँ s है उसको बना दीजिए हाइट, ठीक है, हाइट। तो ये हो गए हमारे फ्री फॉल के फॉर्मूले, बस, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक आपको मैंने बताया, याद रखिएगा इसको। अब फ्री फॉल में भी दो केस होते हैं। सबसे पहला होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हमने नीचे फेंका तो उसके ऊपर नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे होगा, तो जो नीचे जा रहा है वो और तेज़ नीचे जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हमने क्या कर दिया, जी टी कर दिया। अब उसी का यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई अलग नहीं है। v इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है और ऊपर से ये फोर्स लगेगी, तो v इक्वल टू यू पे फोर्स लगती है u माइनस जी टी। तो साइंस का ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो उस पर माइनस का साइन लग जाएगा, कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उस पर प्लस का साइन लग जाएगा, बाकी सारे फॉर्मूलेस सेम रहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं वेट क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं वेट होता है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ग्रेविटी से जो उसकी तरफ खींचती है वो उसका वेट होता है। तो पहले तो बॉडी पे उसका मास होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या होती है, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स होती है, अगर इसको हम बोले कि कैसे पता लगाएं कि कौन सी फोर्स 1 न्यूटन है, तो अगर आप अपने हाथ पे 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, कुछ भी भार रखते हैं 100 ग्राम का, तो आप 1 न्यूटन फोर्स
अपने ऊपर ले लेगा। न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो अब हम आ गए वीडियो के एंड पे। होप आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हों। न्यूमेरिकल्स इन पार्ट 2, इसका पार्ट 2 एक बनाऊँ ग्रेविटेशन पे, जिस पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इजी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स की। सो प्लीज़ शेयर, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।